हेलो गाइस, मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन चल रहा है अपना और यूनिट 1 है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यूनिट का पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जितने भी टॉपिक है मैं सारी चीजें आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे से और प्रिसाइसली समझाने वाला हूं। तो चालू करते हैं टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मीनिंग। इट रिफर्स टू, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर देखते हैं अपन, साइकिल लिखा हुआ है। साइकिल किस चीज का? जो इनकम जनरेट हुई है। क्या हुई है? इनकम जनरेट हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये डिस्कस करते हैं कि जनरेशन ऑफ इनकम क्या होता है। तो मैं चलता हूं आपको लेकर फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर। जनरेशन ऑफ इनकम, दैट इज जनरेशन फेज। अब जनरेशन फेज में हाउस होल्ड और फर्म, ये दो सेक्टर इन्वॉल्व होने वाले हैं। इन दो सेक्टर के बीच क्या होने वाला है? तो भैया ध्यान से समझो। फर्म प्रोडक्शन करने वाली है गुड्स एंड सर्विसेज का। किसकी हेल्प से? हाउस होल्ड की हेल्प से। क्यों सर? क्योंकि हाउस होल्ड ही एक ऐसा सेक्टर है जो क्या प्रोवाइड करने वाला है? फैक्टर सर्विसेज। तो जनरेशन ऑफ इनकम क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि फर्म प्रोडक्शन करने वाली है गुड्स एंड सर्विसेज का। किसकी हेल्प से? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या देने वाले हैं? फैक्टर सर्विसेज। अब ध्यान दो, जैसे ही हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज दी, उनकी इनकम जनरेट हो चुकी है। भैया मैं तेरे को काम दे दिया हूं, मेरे को पैसा चाहिए, तो इसका मतलब मेरी इनकम क्या हो चुकी है? जनरेट हो चुकी है। अब चलते हैं। इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। कौन से प्रोसेस में भैया? प्रोडक्शन प्रोसेस में। और प्रोडक्शन प्रोसेस कौन परफॉर्म करता है? फर्म। किसकी हेल्प से? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से। अब आगे चलते हैं। इट्स इनकम की बात हो रही है। यहां पे जो इट्स लिखा है ना, सर्कुलेशन की किसकी बात हो रही है? इट्स, दैट इज इनकम। इट्स सर्कुलेशन, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्या लिखा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भैया ऑब्वियस सी बात है, मैंने तेरे को सर्विसेज दी, मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हूं, तू फर्म है, तो मैंने तेरे को सर्विसेज दी, तू मुझे पैसा देगा, तो तू डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच कर रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच। और अब ध्यान से समझो, ये वाला जो फेस होता है ना, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। सर ये फैक्टर इनकम क्या है? There are two types of income, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? जब कोई भी इंसान कोई एफर्ट्स लगाकर इनकम अर्न करता है, उस इनकम को बोलते हैं फैक्टर इनकम। जब आप कोई भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, फिर भी अगर आपको इनकम मिल रही है, उसे बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। तो यहां पर कौन सी इनकम की बात हुई है? फैक्टर इनकम। क्यों भैया? क्योंकि आपने अभी अभी फर्म को अपनी फैक्टर सर्विसेज दी है। तो क्या लिखा है? फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम, क्या लिखा है? फर्म टू हाउस होल्ड। क्योंकि फर्म ही है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में किसकी हेल्प लेने वाली है? फैक्टर सर्विसेज की। और वही फैक्टर सर्विसेज के लिए वो उस इनकम को क्या करने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकंड फेज में हाउस होल्ड को उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब ये हाउस होल्ड इस इनकम का क्या करने वाले हैं? सोचो, मैं तेरे यहां सर्विसेज क्यों दे रहा हूं? पैसे कमाने के लिए। और पैसे क्यों कमा रहा हूं? क्योंकि मुझे कुछ खर्चे करने हैं। तो भैया देखो, इट्स अगेन ये किसकी बात कर रहा है? इनकम की। तो सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड। सर हाउस होल्ड से क्यों? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने ही तो सर्विसेज दी थी ना, तो यही इनकम अब हाउस होल्ड से किधर जाने वाली है? फर्म। किस फॉर्म में दोस्तों? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज किसने बनाई है? फर्म ने। ये आप ध्यान से समझो। तीसरा जो फेस है वो कौन सा फेस है? डिस्पोजिशन। डिस्पोज मतलब होता है खर्च कर देना। इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो उन्होंने मेहनत की, जो उनको पैसा मिल गया, अब वो क्या करने वाले हैं? उसे करने वाले हैं स्पेंड। किस पर? गुड्स एंड सर्विसेज पर। अब लॉजिकल बात यह है कि गुड्स एंड सर्विसेज कौन बनाया होगा? फर्म्स। तो यहां पर बात खत्म होती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मीनिंग की और उसके तीन फेस की। अब अपन डिस्कस करते हैं उसके कुछ अजम्पशंस के बारे में। अजम्पशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पर सिर्फ दो ही सेक्टर होंगे। मतलब कौन कौन नहीं होगा? ना तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात होगी, ना तो गवर्नमेंट की बात होगी। कब सर्कुलर फ्लो इनकम के डिस्कशन में। दूसरा है, हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको दे देगा? फर्म को। और फर्म फैक्टर सर्विसेज सिर्फ किससे हायर करने वाला है? हाउस होल्ड से। ध्यान से समझना। थर्ड, फर्म जितना भी आउटपुट बनाएगी वो सिर्फ किसको सेल करने वाली है? हाउस होल्ड को। मतलब वो एक्सपोर्ट का डिस्कशन नहीं करने वाली। किसका डिस्कशन नहीं करने वाली? एक्सपोर्ट का डिस्कशन नहीं करने वाली। अब बात समझते हैं, ध्यान देना। जो भी पैसा
हाउस होल्ड को यहां पर मिला है, फर्म से जो भी फैक्टर इनकम उनको अर्न हुई है वो पूरा पूरा खर्चा करने वाले हैं किसके ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज किसने बनाई हैं, फर्म ने बनाई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया जब दो सेक्टर है, दैट इज ना तो रेस्ट ऑफ डिवेल्ट है ना तो गवर्नमेंट है, इसके साथ ही एक और बात आती है, ना तो बैंकिंग है। इसका मतलब दोनों ही सेक्टर, ना तो हाउस होल्ड ना तो फर्म, किसी भी टाइप की कोई भी सेविंग्स नहीं करने वाले, ये ध्यान देना है, देयर आर नो सेविंग्स। अब फ्लो ऑफ इनकम के बेसिस पर हम इस जनरेशन ऑफ इनकम को या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है रियल फ्लो, दूसरा है मनी फ्लो। अगर हाउस होल्ड और फर्म के बीच जो भी फ्लो हो रहे हैं, अगर वहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है तो वो मनी फ्लो, अगर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसे बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब जब हाउस होल्ड और फर्म के बीच ट्रांजेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन मनी के फॉर्म में नहीं हो रहे हैं, दैट इज वहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसे कौन से होंगे, ध्यान से समझो। हाउस होल्ड जब अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म को देता है, वहां पे कोई पैसा नहीं है, मैं सिर्फ अपनी सर्विसेज किसको दे रहा हूं, फर्म को, और फर्म मुझे गुड्स एंड सर्विसेज उस एवज में दे रही है। मतलब इन दोनों ही ट्रांजैक्शन में मनी का इन्वॉल्व नहीं हुआ है, इसे हम बार्टर एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम है भैया फिजिकल फ्लो। यहां पर फिजिकली गुड्स का आदान प्रदान हुआ है, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वेयरएज कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं हाउस होल्ड और फर्म के बीच जिसमें किसका इन्वॉल्व होता है, मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हाउस होल्ड से फर्म की ओर, हाउस होल्ड से फर्म की ओर, ध्यान से समझना, डिस्पोजिशन वाले केस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो भी इनकम मिली उसे पूरा किस पर खर्च कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च किया, दैट इज मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो हाउस होल्ड ने पैसे किसके ऊपर खर्च किए, फर्म के ऊपर। कहां से किए, जब फर्म उसे फैक्टर पेमेंट देगा। इसका मतलब ये दोनों ही केस में किसका इन्वॉल्वमेंट था, मनी का। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक और फ्लो। स्टॉक, दुनिया में कोई भी ऐसे वेरिएबल जो पहली बात चेंज होते हैं, बर्थ रेट, प्रॉफिट, स्टॉक, प्रोडक्शन, गोडाउन में रखा स्टॉक, डिस्टेंस, कोई भी ऐसी चीज जो वेरिएबल है उसे अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाए, कब मेजर किया जाए, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो वेरिएबल कौन से ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, स्टॉक वेरिएबल। अगर कोई भी ऐसा फिनोमिनन, ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करें, मेजर करें, तो उसे कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं, फ्लो। सर क्वेश्चन में हम कैसे पहचानेंगे कि स्टॉक कौन सा और फ्लो कौन सा है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये ट्रिक याद रखना। अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसी चीज दी है जो खुद चेंज नहीं हो सकती, वो स्टॉक होता है, और कोई भी ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल को इंपैक्ट करता है, चेंज करने में, फ्लक्चुएट करने में, तो वो है फ्लो। एग्जांपल सर, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए डिस्कस करेंगे बर्थ, डेथ और पॉपुलेशन। अब ध्यान से समझो, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हम लोग पॉपुलेशन, 10 साल में एक बार जनसंख्या होती है, दैट इज सेंसस होता है, वो तो ठीक है, लॉजिकल बात। लेकिन इसमें सोचो कौन किसको इंपैक्ट करेगा, बर्थ और डेथ किसको इंपैक्ट करने वाले हैं, पॉपुलेशन को। तो मैंने बोला था जो किसी दूसरे वेरिएबल को इंपैक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, फ्लो। जो खुद नहीं चेंज होते वो क्या होते हैं, स्टॉक। तो पॉपुलेशन हो जाएगा स्टॉक और बर्थ और डेथ क्या हो जाएगा, फ्लो। जैसे प्रॉफिट, लॉस, कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट्स, ये फ्लो हैं। कैपिटल, नेशनल वेल्थ, स्टॉक, प्रोडक्शन ऑफ जो गोडाउन में रखा हुआ है, ये सारे स्टॉक हैं। तो यहां पर अपना खत्म होता है चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करिए, पूछिए डाउट्स मेरे से और ये चैप्टर कंप्लीट करिए। थैंक यू दोस्तों। हेलो गाइस, यूनिट 1 नेशनल इनकम का ये सेकंड चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बहुत सारे, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं ले रहा हूं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स, दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर, क्या लिखा हुआ है देखो, कंजम्पशन एंड क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट। ऐसे कोई भी गुड्स जो फर्म या हाउस होल्ड या कोई भी इंसान
अपने कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए लेता है। तो अगर हाउस होल्ड परचेस कर रहा है तो वो किस पर्पस के लिए खरीदेगा? कंजम्पशन पर्पस के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वेयर अगर फर्म परचेस करती है तो वो उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी। दैट इज, वो जब भी फर्म कोई एसेट परचेस करती है, जब भी फर्म कोई ऐसा गुड्स परचेस करती है जो उसे अपने बिजनेस में बार बार यूज करने वाली होगी, तो उससे उन लोग क्या बोल देते हैं? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब भैया देखो, अब ये रेडी टू यूज है, ये भैया रेडी टू यूज है, तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन बाउंड्री होता है ना, जहां पर ये प्रोडक्शन होता है, दैट इज जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में, ये सारे वहां पर काम ना, ये जितने भी काम है सब कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे मान के चलिए ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, मोल्ड करना है, कट करना है, स्टिचिंग करना है, ये सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब ये रेडी टू यूज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्रोडक्शन बाउंड्री है जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वो क्रॉस हो चुका है। अब अगर प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस हो चुका है और सारे जितने भी एडिशनल वर्क थे वो अगर कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब है अब उसमें किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा काम बाकी नहीं है। दैट इज, किसी भी प्रकार का वैल्यू एडिशन बाकी नहीं है। इसीलिए इसे हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते समय यूज करते हैं। अब बात करते हैं अपन इंटरमीडिएट गुड्स की। ऐसे गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल होने वाले हैं या फर्दर प्रोडक्शन में काम आने वाले। अगर कोई भी इंसान चेयर बना रहा है और अगर चेयर बनाने के लिए उसने वुड परचेस किया तो वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज करने वाला है। और अगर उसने वुड की क्वांटिटी ज्यादा ली हुई है ताकि वो अपनी फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री को रीसेल कर सके, तो वो दोनों ही गुड्स पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरमीडिएट गुड्स हो जाते हैं। अब ध्यान से समझो, क्योंकि अभी या तो ये फर्दर प्रोडक्शन होने वाले हैं और अगर रीसेल भी हो रहे हैं तो ये अभी उसमें वैल्यू एडिशन बाकी है। इसका मतलब ये नॉट रेडी टू यूज है। सर वुड तो दूसरी फैक्ट्री ने परचेस कर लिया तो रेडी टू यूज है। वुड अगर परचेस किया है तो जिस काम के लिए परचेस किया है वो तो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, इसलिए नॉट रेडी टू यूज। इसीलिए अभी भी वो कहां पर है? प्रोडक्शन बाउंड्री में है। ये कौन से कंसेप्ट से रिलेटेड है? फर्दर प्रोडक्शन वाले वर्ड से कनेक्ट करता है। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला था? अगर प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस हो चुकी है इसका मतलब वैल्यू एडिशन बाकी नहीं है। तो अगर ये प्रोडक्शन बाउंड्री में है अभी, इसका मतलब यहां पर क्या पेंडिंग है दोस्तों? वैल्यू एडिशन पेंडिंग है। जिस प्रोडक्ट की वैल्यू ही फाइनल नहीं हुई है उसे मैं एडिशन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम के लिए मैं उसको कंसीडर कैसे करूं? मुझे वैल्यू ही नहीं पता है, इसलिए इस वैल्यूज को, सॉरी इस गुड्स की वैल्यू को हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। तो इंटरमीडिएट गुड की सबसे बड़ी खासियत होती है किसकी वैल्यू ऑलरेडी किस में इंक्लूड होती है? फाइनल गुड की वैल्यू में। अब कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, जब भी हाउस होल्ड अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए कोई गुड्स खरीदता है तो वो चार पर्पस के लिए खरीदता है। ऐसे गुड्स जो ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल मतलब कंज्यूमर अपने लिए खरीदा है लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करने के लिए खरीदा है, जैसे घर, फर्नीचर, कार, टीवी, ये लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक उसको साथ देने वाले हैं। दूसरा है सेमी ड्यूरेबल, कपड़े जो होते हैं वो 1 या 2 साल के अंदर खराब हो जाएंगे, ये आपके लायक नहीं रह पाएंगे। दूसरा है तीसरे नंबर पर नॉन ड्यूरेबल, कंज्यूमर कोई भी ऐसे गुड्स खरीदता है जो पेरिशेबल इन नेचर है, जो जल्दी यूज करने के बाद जिनका एक्सपायरी जल्दी आ जाएगा, जिन्हें सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म करना है, तो होता है नॉन ड्यूरेबल। और सर्विसेज, हाउस होल्ड, आज सबसे ज्यादा हाउस होल्ड अपने इनकम का बहुत सारा परसेंटेज ऑफ जो खर्चा होता है वो सर्विसेज पर करता है। अब बात करते हैं फर्म बात करते हैं। फर्म अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कोई भी गुड्स खरीद रही, तो मैंने बोला था कोई भी गुड्स जो लंबे समय तक उसे प्रोडक्शन करने में हेल्प करने वाला है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और हम उसे कंसेप्चुअली, उस गुड को जो हम लोगों को लंबे समय तक प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, उसे हम कैपिटल गुड बोल देते हैं। क्यों भैया उसे हम कैपिटल गुड क्यों बोल देते हैं? क्योंकि वो हमारी एसेट बन चुका है। तो इसका फीचर क्या है सर? विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड यूज्ड फॉर अगेन एंड अगेन। इस पे कौन सा कंसेप्ट लगता है? डेप्रिसिएशन। भैया अगर ये आप इस गुड्स को बार बार यूज करोगे तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। और लास्ट है, ध्यान से सुनना, अगर आप वुड लेके आते हैं तो वुड का आकार चेंज हो जाएगा और वो चेयर बन जाएगा। दैट इज, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। अब वो वुड नहीं रह गया, अब वो चेयर बन गया। लेकिन हमने वुड को चॉप करने के लिए एक मशीन लेके आई। मशीन, वुड को चॉप करने से पहले भी मशीन थी, बाद में भी मशीन थी।
दैट इज उसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की। तो क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, फाइनल और इंटरमीडिएट कैपिटल और कंजम्पशन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, सबसे पहले डिस्कस करना है क्वेश्चन में किसने खरीदा। इफ इट इज परचेज बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन गुड और फाइनल गुड। अगर ये फर्म ने खरीदा है तो देखिए ये कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया गया है फैक्ट्री में, या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए लिया गया है, या रीसेल के लिए लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, अगर वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिया गया है तो उसमें ध्यान देना वो फाइनल गुड भी बन सकता है और कैपिटल गुड भी बन सकता है। कैपिटल गुड कब? जब ये चार कंडीशन फुलफिल करें। अपन डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड साथ ही साथ नॉर्मल रेसिडेंट। ये दोनों ही टॉपिक आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं समझने के लिए। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम मतलब होता है, डोमेस्टिक इनकम मतलब वो इनकम जो कहां पे जनरेट हुई है दोस्तों, डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी। किसी भी कंट्री का जो मैप होता है, जो जैसे इंडिया का मैप है, चाइना का मैप है, ऑस्ट्रेलिया का मैप है, वो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है। सिंपल भाषा में समझने के लिए, इंडिया का मैप हमारी कंट्री के लिए पॉलिटिकल बाउंड्री हो गया, दूसरी कंट्री के लिए भी पॉलिटिकल बाउंड्री हो गया। तो सर डोमेस्टिक कंट्री में क्या क्या आएगा? इंडियन एम्बेसी जो अब्रॉड में है, इंडियन एम्बेसी का ऑफिस चाइना में है, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब वहां कोई बंदा खड़ा होगा तो हम मानेंगे वो इंडियन टेरिटरी में खड़ा है। अगर फिशिंग वेसल टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में है, भले ही ये इंडिया के मैप के अंदर नहीं है, लेकिन ये इंडिया के मैप के बाहर ऐसे पानी में फिशिंग वेसल कर रहे हैं या फिशिंग कर रहे हैं जहां पर हमें एक्सक्लूसिव राइट है, वो हो जाएगा इंक्लूजन में। और शिप ओन्ड बाय क्या लिखा है? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इफ इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन अगर कोई फॉरेन एम्बेसी का ऑफिस इंडिया में है, इट विल बी एक्सक्लूडेड। एट द सेम टाइम ध्यान देना क्वेश्चन में, अगर डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है और अगर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, हमेशा एक्सक्लूड होगा। अब बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में। ध्यान रखेंगे जब भी हम नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें इंडिविजुअल भी आएगा और फर्म भी आएगा, इसमें इंडिविजुअल भी आएगा और फर्म भी आएगा। अब ध्यान देना, कोई भी इंडिविजुअल या फर्म किसी उस कंट्री में नॉर्मली रिसाइड कर रहे होंगे 1 साल से ज्यादा, प्लस 1 साल से ज्यादा होने के बाद उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है जहां वो 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं, तो वो उस कंट्री के लिए उस पर्टिकुलर ईयर में क्या माने जाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। अब ध्यान देना, इनमें कौन कौन लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे कंट्री में फॉरेन विजिटर्स आ रहे हैं, आईपीएल के लिए जो प्लेयर्स आ रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो पेशेंट्स आ रहे हैं, वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। किसी भी कंट्री के फॉरेन स्टाफ हमारी कंट्री के नॉन रेसिडेंट नहीं होंगे। फिर हमारे कंट्री में किसी भी कंट्री, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंट्री का नहीं होता, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरे कंट्रीज के लिए, जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, उस कंट्री का अगर कोई ऑफिस है हमारी कंट्री में, वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। लेकिन अगर उस कंट्री का कोई एम्प्लॉय है, अगर यूएनओ में काम करने वाला एक इंडियन वर्कर, यूएनओ के ऑफिस में इंडियन वर्कर काम कर रहा है और वो यूएनओ का ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में है, तो ध्यान देना, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में यूएनओ के ऑफिस में इंडियन वर्कर 1 साल से ज्यादा काम कर रहा होगा तो वो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। अगर वो 1 साल से कम काम कर रहा होगा तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट रहेगा। मैं आपको यहां पे अच्छे से लिख के बता चुका हूं, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, लेकिन मोर देन 1 ईयर है ना, तो फिर वो इंक्लूड हो जाएगा। अब वो अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अगर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में 1 साल से ज्यादा काम कर लिया, अगर 1 साल से कम काम करेगा तो वो वहीं का आदमी कहलाएगा जहां की वो कंट्री का बिलोंग करता है। अब लास्ट, डोमेस्टिक इनकम हम लोग पढ़ रहे थे, डोमेस्टिक इनकम जनरेट करने के लिए कहां जनरेट करना जरूरी है? डोमेस्टिक टेरिटरी। वैसे ही नेशनल इनकम जनरेट करने के लिए आपका क्या होना जरूरी है? नॉर्मल रेसिडेंट। अब एक ध्यान से समझना, डोमेस्टिक इनकम में हमेशा कौन सी इनकम इंक्लूड रहती है? फीटा, जो हम पैसा बाहर देने वाले हैं। और नेशनल इनकम में हमेशा कौन सी इनकम रहती है? फीफा। सर कन्वर्जन में बहुत डाउट होता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक समझना, जब आपको नेशनल को डोमेस्टिक बनाना हो, जब आपको नेशनल को डोमेस्टिक में बनाना हो, सोचो नेशनल को क्या बनाना हो? डोमेस्टिक। तो नेशनल में आपके पास अब ऑलरेडी क्या है? फीफा। तो फीफा जो है इसको हटा दो। क्या नहीं है आपके पास? फीटा।
फीटा को कर दो प्लस। अब सर डोमेस्टिक से हमको जाना है नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, क्या नहीं है आपके पास? आपके पास फीटा है, क्या नहीं है? फीफा। तो जो नहीं है उसको करो प्लस और जो है उसको कर दो माइनस। ये सबसे अच्छी ट्रिक रहती है आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में, दैट इज जब आप मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम में आते हैं। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, ध्यान से समझना। नेट वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। अगर मैंने कोई भी एसेट परचेस की, जिस वैल्यू पर परचेस की वो हो जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दैट इज एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। एसेट के स्टॉक में वैल्यू एडिशन करने को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब उसको मैं यूज करूंगा, टाइम निकलेगा, वेयर एंड टियर होगा, चेंज इन टेक्नोलॉजी होगा, तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, आपको कौन सी वैल्यू मिलती है? नेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज एक्चुअल में कितने वैल्यू की है। अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो नेट और डेप्रिसिएशन को जोड़ देवे। फिर दूसरा फॉर्मूला आता है मार्केट प्राइस। अब ध्यान से समझो, फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है जो भी प्रोड्यूसर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे किया उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए, उन सबको जोड़ दोगे तो फैक्टर कॉस्ट आ गया, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। अब मोदी जी ने बोला भैया ऐसे नहीं बेच सकते, इसमें जीएसटी ऐड करो। मैंने बोला ओके सर, मैं जीएसटी ऐड कर दिया। लेकिन कुछ प्रोडक्ट में सब्सिडी भी होती है, तो ध्यान देना यहां क्या लिखा है, देखो, इनडायरेक्ट टैक्स विल इंक्रीज द मार्केट प्राइस वेयर ए सब्सिडी विल डिक्रीज द मार्केट प्राइस। इसीलिए मैंने देखो क्या लिखा है, मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट में देखो मैंने एडिशन किया इंक्रीज, और मैंने सब्सिडी को क्या किया? माइनस, क्योंकि सब्सिडी क्या कर रहा है? डिक्रीज। इसका उल्टा फॉर्मूला, फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको हेल्प करना चाहूं और मेरा सजेशन लो तो एक फॉर्मूला याद रखो बस, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस आईडीटी माइनस सब्सिडी। एक फॉर्मूला याद रखो, उसका अपोजिट आप एग्जाम में बना लेना। अब डिस्कस करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आईडीटी और सब्सिडी इंडिविजुअली ना देके नेट में देता है, तो ध्यान दो, जो काम आपने आईडीटी के साथ किया वही काम आप किसके साथ करो? एनआईटी के साथ करो। क्यों सर? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी का वो डिफरेंस है जिसमें वैल्यू हमेशा नेट में किसकी बचेगी? इनडायरेक्ट टैक्स की। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए एनआईटी को प्लस करो क्योंकि आईडीटी इंक्रीज करता है, और फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से एनआईटी को क्या करो? माइनस करो। ये दो लाइन याद रखनी है, आईडीटी विल इंक्रीज द मार्केट प्राइस वेयर एज सब्सिडी विल डिक्रीज द मार्केट प्राइस। अब इसमें मैं कुछ 3 क्वेश्चन आपको बताता हूं जो इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको पहचानने आना चाहिए फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में कौन से फंसेंगे, आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन से इनकम डोमेस्टिक इनकम में जाएगी और कौन सी नेशनल इनकम में, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कन्वर्जन वाला पार्ट याद रहना चाहिए। ओके दोस्तों, यहां पर खत्म होता है अपना चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यूनिट 1 नेशनल इनकम का ये 3rd चैप्टर है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। वैसे चैप्टर देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला तो नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम के लिए ये फाउंडेशन बना देता है। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में 8 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं। एनडीपी एमपी, जीडीपी एमपी, एनडीपीएफसी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, एनएनपीएमपी और जीएनपीएफसी और एनएनपीएफसी। इसमें से 2 बातें याद रखनी है, एनडीपीएफसी मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम और एनएनपीएफसी मतलब होता है नेशनल इनकम। अब एनडीपीएफसी का अगर बाइफर्केशन करें या फुल फॉर्म डिस्कस करें तो एनडीपीएफसी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वैसे ही 8 कंसेप्ट के आपको फुल फॉर्म और उनका एक कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। उसमें मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं। पहले फुल फॉर्म लिखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस। तो ध्यान रखना है, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सी वैल्यू है ये? मार्केट प्राइस की, जो कहां पर प्रोड्यूस हुई है? डोमेस्टिक टेरिटरी में। आप फुल फॉर्म के बेसिस पर इसकी मीनिंग बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कन्वर्जन कैसे करना है, क्योंकि कन्वर्जन पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्ले करता है रोल। जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी आ रहे हैं, तो देखिए चेंज कहां पर है? एमपी और एफसी में, बाकी तो नॉर्मल है। एमपी से एफसी जाना है, एमपी से एफसी जाना है। ध्यान देना, जब हम एफसी से एमपी जाते हैं तो हमको इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस और सब्सिडी को माइनस करना पड़ता है। अब हम एमपी से एफसी आ रहे हैं तो माइनस आईडीटी प्लस सब्सिडी या फिर एनआईटी माइनस।
फिर हमें आना है जीडीपीएफसी से एनडीपीएफसी। तो यहां पर चेंजेस कहां पर है देखते हैं, ग्रॉस और नेट पर। तो यहां मैं डेप्रिसिएशन कर दूंगा माइनस। एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी आना है। देखिए डोमेस्टिक से मुझे नेशनल आना है। मैंने आपको बताया था अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं मतलब हमें फीफा चाहिए और हमारे पास फीटा है, तो जो चाहिए उसे प्लस करना होता है, जो नहीं है हमारे पास पहले से है उसको माइनस करना होता है। तो डोमेस्टिक में ऑलरेडी फीटा है तो माइनस कर दीजिए, और फीफा हमें चाहिए इसलिए फीफा को कर दीजिए प्लस। अब हम चलते हैं एनएनपीएफसी से एनएनपीएमपी की ओर। सबसे पहले चेंजेस देखिए एफसी टू एमपी, और कोई चेंजेस नहीं है। तो एफसी टू एमपी जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, एनआईटी प्लस करो या फिर आईडीटी प्लस करें और माइनस क्या कर दीजिए सब्सिडीज। अब आप एनएनपीएमपी से जीएनपीएफसी जा रहे हैं, ये ध्यान देना। इसको यहां पर वीडियो पॉज कर लेना और पॉज करके ये वाला जो कन्वर्जन है वो खुद करके देखना और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लास्ट एनएनपीएमपी से जीएनपीएफसी जाना है। सबसे पहले तो नेट को ग्रॉस, दैट इज प्लस डेप्रिसिएशन। एन से एन कोई टेंशन नहीं, एमपी से एफसी जाना है तो वापस से आईडीटी माइनस और सब्सिडीज प्लस। और सबसे इंपॉर्टेंट है अब जीएनपीएफसी से जाना है अपने को एनडीपीएफबी में, तो प्लस कर माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन ग्रॉस से नेट। एफसी से एमपी के लिए प्लस कर दीजिए एनआईटी, और एनडीपीएमसी से ग्रॉस जाना है तो प्लस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। ये नॉर्मल कन्वर्जन है। थर्ड चैप्टर यहां पर खत्म होता है और सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बचा है अपना, एन को डी बनाना है, नेशनल को क्या बनाना है, डोमेस्टिक। और नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो डोमेस्टिक ले जाना है हमको, तो डोमेस्टिक ले जाना है तो हमको फीटा प्लस करना पड़ेगा और फीफा क्या करना पड़ेगा माइनस। यहां पर अपना खत्म होता है कन्वर्जन वाला थर्ड चैप्टर, जो फाउंडेशन में अगेन बोल रहा हूं मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम के लिए। थैंक यू दोस्तों।